बोले मेला में जाओ माड़ा टाबर तन झुंझुनू ले जाओ, बोले वो रिपियो देश ने बिको आशी उसी वजह से नहीं आएगा। मतलब मैं बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के प्रधान का चुनाव मैं लड़ा जब तक लड़ रहे थे, लेकिन तीसरी दफा जब चुनाव हुए तो बीजेपी और एनएसए ने मिलकर उम्मीदवार खड़ा किया। और आज की तारीख में जब सबसे बड़ी कॉलेज थी श्री कल्याण कॉलेज, जिसमें 14,000 बच्चे थे, एनएसए नाम की चीज चिड़िया खत्म हो गई। इसकी बात कर रहे हो, ये गढ़ रहा है हमेशा से एसएफआई का। उसके बाद में यहाँ से मैं देखता हूँ कि पेमाराम जी को अगर अपन छोड़ दें तो उसके बाद में कोई बहुत बड़ा नेता अब तक निकल के नहीं आया। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के प्रधान का विजेंद्र को हमने लक्ष्मणगढ़ से लड़ाने के लिए वहाँ की पार्टी ने प्रस्ताव किया। निश्चित रूप से टिकट तो अल्टीमेटली फाइनल बीजेपी होगी, उसी के साथ एनएसए होती थी। तो इस बार क्या कम्युनिस्ट पार्टी नए चेहरों को मौका देगी? दे रही है। दोनों पार्टियां चाहती थी अमराराम विधानसभा नहीं आना चाहिए, इसलिए कि अगर लड़के पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। लड़की तो पढ़ के दातारामगढ़ से दातारामगढ़ बाहर चली जाएगी, काम ही नहीं। उनके घर वालों से पूछो कैसा काम कर रहा है। लेकिन वीरेंद्र जी की वहां पे मैं इस बात को नेगलेक्ट नहीं कर सकता कि फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, लोग उनको चाहते हैं। नहीं चाहते हैं जब तो एमएलए हैं, और वो तो चाहते हैं उनके पिताजी के। कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक बड़ा रोल वहां पे रहा है, तो इस बार के चुनाव में आप क्या उन्हें अपना कड़ा कंपटीटर मानते हैं या फिर वहां पे बीजेपी स्ट्रांग होती जा रही है? नहीं, बीजेपी का अब कोई नहीं है। अच्छा। ऐसा है कि बीजेपी थर्ड पे थी। वो तो जन्म तिथि के दिन अगर वो शताब्दी वर्ष मनाते हैं ना, वो अभी नहीं आता, चुनाव के बाद आता। अच्छा। तो ये तो केवल वोटों के लिए क्या लिए। लेकिन आप अमराराम जी, मेरे को लगता है वहां से आप अपना कॉम्पिटिटर किसे देखते हैं? क्योंकि वहां से कहीं ना कहीं टिकट तो आपके कंफर्म होगी, क्योंकि आप ही करता रहता है उधर। नहीं, कांग्रेस ही होगा। सब नोटिस भेजे अवैध के। अवैध कैसे हो गई? मैं मेरी जमीन पे बसा हूँ, अवैध कैसे हो गई? जी बिल्कुल। फिर उनके पास चले जाओ और जब खोल देंगे। तो कम से कम मैंने ये तो सिखा दिया लोगों से, गाड़ से नहीं तमीज से बोलना सिखा दिया, और सिखा देंगे। जनता अगर देगी तो पूरा हिसाब सिखा देंगे। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सिक्योरिटी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं माकपा के सर्वसरा, क्योंकि एक बहुत ही संघर्षशील पार्टी रही है और इसमें अमराराम जी का जो योगदान रहा है वो बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपको भी और चैनल के सभी साथियों को। अमराराम जी, सबसे पहले हम बात करेंगे क्योंकि अभी चुनावी माहौल जो है वो बड़ा गर्मा गया है और हर तरफ यही चर्चाएं, हर किसी के जहन में यही है कि कहीं ना कहीं किसको टिकट मिलेगी ये। लेकिन आपने सिक्कर से उस्मान साहब को अपनी टिकट दिया है और सबसे पहले अर्लीली आपने ये शुरू किया है कि आप में कैंडिडेट जो है वो कंफर्म करना शुरू कर दिया कि कौन कौन सी जगह विधानसभाओं से कहाँ से। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी पार्टी की स्थितियाँ क्या है और आप कहाँ से इस बार कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं? अभी हम राजस्थान में जो सीटें हमने आइडेंटिफाई की है वो 30 सीटें हैं जी। और हमारा इस विधानसभा 2023 के चुनाव में ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जितने भी आम जनता की समस्याओं के लिए लड़ने वाली पार्टियां हैं, उन सब से मिल करके सीट एडजस्टमेंट करके चुनाव लड़ा जाए। तो लगभग सर एक मिनट थोड़ा उसको वैसे चालू रहना दो सर, थोड़ा सा इसको ऊपर करके बोलना ताकि इससे हाँ आवाज़ अच्छी आ जाए। हाँ हाँ, अब स्टार्ट चालू है ना? हाँ। तो सर लगभग कितनी कॉन्स्टिट्यूशन में आप अपने कैंडिडेट उतारोगे? पूरे राजस्थान में 30 सीटें हमने आइडेंटिफाई की है और नीचे से तहसील से, जिले से हमने राज्य में उन साथियों के नाम प्रपोज भी मंगाए हैं। 1 का आए, 2 का आए, तो वो स्कूटनी करके राज्य स्तर पे करेंगे और फिर सब दलों से वार्ता भी करेंगे निश्चित रूप से उस आधार पे, क्योंकि हमारा चुनाव उस तरह से नहीं है। क्योंकि दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वो देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के पैसे से चुनाव लड़ती है, हर तरह के नारे देती है और जो चुनाव में वादे करती है वो पूरा नहीं करती। चाहे वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे राजस्थान में है, जो भी वायदे किए एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया है, बल्कि लोगों के बीच फिर बल्ब दे करके दोबारा चुनाव में आ जाए। एक ऐसी पार्टी रही है कम्युनिस्ट पार्टी जिसने हमेशा से किसानों के लिए हितों की बड़ी बातें करी है और ज़्यादातर अगर मैं यहाँ की बात करूँ, हम आज से कुछ दिन पहले ही आपकी पार्टी ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करा कि एमएसपी पे कुछ भी नहीं खरीदा जा रहा और चीज़ें। तो इस चुनाव के अंदर आप
आपके मुद्दे क्या रहेंगे, सबसे मुख्य मुद्दे कौन से रहेंगे? भाई मुद्दे तो विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से जो राजस्थान की राजनीति में रहा है, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी अभी सत्ता में है, जिन्होंने चुनाव के वक्त 2018 में कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो 10 दिन में सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होगा। आप देखेंगे कि एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है। जहां पारदर्शी सरकार देंगे, संवेदनशील सरकार देंगे, मैं समझता हूं कि जिस तरह से इस सरकार ने एक भी वायदा पूरा करने की बजाय केवल और केवल 4.5 साल में अपनी सरकार बचाने का काम किया है, और जिस तरह का आकड़ तक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई से आम जनता त्रस्त है, और वहीं केंद्र सरकार में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वायदे किए थे, चाहे नौजवान से वायदा किया, चाहे किसान से, चाहे आम जनता से, काला धन 80 लाख करोड़ आएगा, हर देशवासी के खाते में 15 लाख आ जाएगा। हर साल अगर मैं प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बना तो 2 करोड़ को हर साल रोजगार और नौकरी देंगे। किसान को स्वामीनाथन के अनुसार हम भाव देंगे। आज तक नहीं दिया, एक भी वायदा करने की बजाय उल्टा करने का काम किया है। नौकरियां 2 करोड़ हर साल देते तो 9 साल उनको पूरा हो गया है। 18 करोड़ को देते तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी थोड़ी होती 45 साल में। जी बिल्कुल। रोजगार छीनने का काम किया है, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, और चाहे अनप्रिपेयर्ड लॉकडाउन हो। हर तरह से जो निर्णय है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी एक ही काम में रही है कि इस देश की जनता को जो अंग्रेजों की नीति थी, बांटो लूटो राज करो, उसी पे आगे बढ़ने का काम किया। और अब मैं समझता हूं कि उससे लोग अगता चुके हैं। सर माकपा की अगर मैं बात करूं, पिछले टाइम से पिछले चुनावों से अगर उसके पहले की बात करें तो बहुत अच्छी पोजीशन थी, लेकिन पिछले 2 चुनावों में बहुत लूज कर गई। कहीं ना कहीं राजस्थान में जो दबदबा था वो कहीं ना कहीं लूज हो गया। तो इसके पीछे क्या रीजन रहे? क्या पार्टी ने क्या ऐसा कौन सी कमियां रह गई आपको जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और उसके बाद में नतीजा जो है वो आपके अपोजिट हो गया? ऐसा है कि राजस्थान में कम्युनिस्ट पार्टी उस तरह से एक अल्टरनेट नहीं बन पाई है। जी, आप देखेंगे कि पहले कम्युनिस्ट पार्टी थी 1964 में, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि ये आप लोगों तक सिमट के रह गई, ये राजस्थान तक। और मैं जानता हूं जहां तक अमराराम और बलवान पूनिया और पेमाराम जी, हम यही चेहरे सुनते हैं, यही नाम सुनते हैं, पूरे देश भर में यहीं तक सिमट के रह गई। क्या कारण है, क्या रीजन है? ऐसा है कि आपकी उम्र में यही आए हैं, बाकी कॉमरेड मोहर सिंह रहे हैं 74 से लेकर के 77 तक जी। उसमें उससे पहले कॉमरेड शोपत सिंह रहे हैं जो 4 दफे विधायक रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जरूर है कि मेरे जीतने से पहले एक ही विधायक रहा सीपीएम बनने के बाद, 64 के बाद। लेकिन ये रिकॉर्ड भी हमने तोड़ा। जो सीपीएम का विधायक जीत के आता था दोबारा उसी सीट से रिटेन नहीं करता। लेकिन धोद एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जो 4 दफे लगातार भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को, 3 दफे मुझे और चौथी दफे साथी पेमाराम को। जब मेरी सीट को भी वो रिजर्व कर दिया था कांट छांट करके दोनों पार्टियों ने, जब मिलके लड़े फिर भी हार गए, तो निश्चित रूप से कहा कि दोनों की सरकार बारी बारी बनती है, उत्तर बिका वाली घोड़ी है। 5 साल बीजेपी लूटती है, 5 साल कांग्रेस चुप रहती है, फिर कांग्रेस लूटती है, बीजेपी चुप रहती है। लेकिन ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का काम करती है, तो इनका करें। तो मैं समझता हूँ उसके बाद जो रिटेन होने वाला था वो भी हुआ। और जब मेरे को रोकने की कोशिश की तो 3 हुए, 1 से 3 हुए जी। अमराराम पड़ोस से दांतरामगढ़ से गया, पेमाराम उस धोद से गया 4 दफे लगातार, और अनूपगढ़ से पवन दुग्गल गया तय रूप से। उसके बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ किस तरह से एकजुट होकर लड़ती है। आप देखेंगे 6 चुनाव पंचायत राज के 95 के बाद पार्टी सिंबल पे हुए हैं जी। हमेशा धोद में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के प्रधान का चुनाव लड़ती रही है। और उससे पहले अगर देखें, जहाँ से मैंने राजनीतिक जीवन शुरू विद्यार्थी जीवन से किया था, एसके कॉलेज में, जब 78 में साथी किशन सिंह डाकावा एबीपी, एनएसयूआई और एसएफआई लड़ते थे, मैं लड़ा जब तक लड़ रहे थे। लेकिन तीसरी दफा जब चुनाव हुए तो एबीपी और एनएसयूआई ने मिलकर उम्मीदवार खड़ा किया, और आज की तारीख में
जब सबसे बड़ी कॉलेज थी श्री कल्याण कॉलेज, जिसमें 14,000 बच्चे थे, NSA नाम की चीज़ चिड़िया ख़त्म हो गई, केवल ABVP हो गई, उसी के साथ NSA ही होती थी। और वही विधानसभा चुनाव में पहले पंचायत राज में 6 चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस से एकजुट होकर, और राजस्थान में की बीजेपी और कांग्रेस न केवल कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, बल्कि अब आप देखेंगे डूंगरपुर में BPT के 2 विधायक हैं डूंगरपुर में, वहाँ 27 जिला परिषद के मेंबर हैं, 27 में से 13 BPT जीती, 8 बीजेपी जीती, 6 कांग्रेस जीती। कांग्रेस जो बीजेपी से लड़ने की बात करती है, 6 के 6 बीजेपी के जिला प्रमुख की उम्मीदवार बना के उसको वोट दिया है, और फिर 8 जो बीजेपी के थे उन्होंने उप प्रमुख में कांग्रेस को वोट दिया है। और जब राजस्थान के अध्यक्ष मंत्री से पूछा गया तो कहा कभी कभी ऐसा करना ही पड़ता है। यही हालत धोद में जब जिला अध्यक्षों से पूछा गया, जब गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ के थे और खरा जी बीजेपी के थे, पूछा गया, ओम प्रकाश जीगर जो बना था, दोनों मिलके बनाया था, और उसी तरह से 2 दफे पहले चाहे गोवर्धन हो चाहे वो, तो निश्चित रूप से ये मिलके जो मतलब आपके हिसाब से राजस्थान में जो कांग्रेस और बीजेपी है दोनों एक ही पार्टियां हैं, कभी ये बस सीट के लिए लड़ाई करती रहती है, यही करती रहती है। तीसरा कोई विकल्प पैदा होता है तो दोनों मिलकर के उसको रोकने की कोशिश करते हैं, और उसी का नतीजा आप देखिए, बीजेपी और जनसंघ कभी भी धोद जो विधानसभा क्षेत्र रहा, कभी भी वो कंटेस्ट में नहीं रही। तो सर क्या कांग्रेस जीतती रही है या सेकंड रही है, लेकिन हालत ये हुई कि कांग्रेस पूरी की पूरी 13 में शिफ्ट हो गई, और 18 में आते आते पूरी बीजेपी इधर से इधर शिफ्ट हो गई। लेकिन आज की तारीख में वो जनता समझ चुकी है, जिस तरह से अनैतिक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी करती है, निश्चित रूप से लाख कोशिश कर ले अभी CPM ही जीतेगी। तो आप जो 5 सीटें आप और बाकी आप कह रहे हैं कि कम हो गए, मैं समझता हूँ आज की तारीख में भी हमारे 2 विधायक हैं, एक बलवान पूनिया है और गिरधारी मैया बलवान जी बहुत ही वो बीकानेर से हैं, हनुमानगढ़ से रहे हैं, सीकर से रहे हैं, तो अलग अलग जगह से भी जीतते रहे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो एक प्रभुत्व, जो एक प्रभाव उस टाइम पे था, जब आप दातारामगढ़ से आए थे, पेमाराम जी नए नए आए थे, उस टाइम में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान में बहुत जल्द इनके सभी जगहों पे विधायक होंगे, लेकिन फिर वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। और मैं ये भी जानना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे SK कॉलेज जो है, SK स्कूल, इसकी बात कर रहे हो, ये गढ़ रहा है हमेशा से SFI का। उसके बाद में यहाँ से मैं देखता हूँ कि पेमाराम जी को अगर अपन छोड़ दें तो उसके बाद में कोई बहुत बड़ा नेता अब तक निकल के नहीं आया है, जबकि जीतते हमेशा SFI है, यहाँ पे हर समय से SFI जीतती आ रही है। नहीं, बहुत बड़े नेता और कार्यकर्ता दिए हैं जिन्होंने पूरे राजस्थान में SFI को बढ़ाने में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। ये बात अलग है कि वो विधानसभा में कितने पहुंच पाते हैं, वो एक अलग बात है। अभी भी साथी हरफूल सिंह जो मेरे से पहले 8 से पहले 3 में वो लड़े थे दातारामगढ़ से, जब रिजर्व हो गई तो उन्होंने पूरी पार्टी ने कहा कि आपको यहाँ से लड़ना, क्योंकि दोनों पार्टियाँ चाहती थी अमराराम विधानसभा नहीं आना चाहिए। तो ये सब कोशिश वो है, सुभाष नेहरा है, पेमाराम है, अभी विजेंद्र को हमने लक्ष्मणगढ़ से लड़ाने के लिए वहाँ की पार्टी ने प्रस्ताव किया। निश्चित रूप से टिकट तो अल्टीमेटली फाइनल सेंट्रल कमेटी करती है, लेकिन नीचे से प्रस्ताव, अब आप देखिए वो वहाँ से आबिद हुसैन लड़ा है SFI का, तो कार्यकर्ता और नेता है, कार्यकर्ता केवल यही। तो इस बार क्या कम्युनिस्ट पार्टी नए चेहरों को मौका देगी? दे रही है, वही नए विजेंद्र बिल्कुल यंग जो शेखावाटी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष है, उसको लक्ष्मणगढ़ से लड़ा रहे हैं। यहाँ से कयूम कुरैशी की जगह अभी उस्मान खां को लड़ा रहे हैं। तो वैसे ही पूरे राजस्थान में ही नए पुराने सब, जो हमारे यहाँ कोई ऊपर से नहीं टपकता है जो संघर्ष करके आता है ना, वही पार्टी का उम्मीदवार होता है, और उस संघर्ष के आधार पे। इसलिए हमारी आवाज़ ये है कि निश्चित रूप से अभी आप देखिए सीकर के 8 के 8 विधायक उनके हैं, और लोकसभा का उम्मीदवार वो है भारतीय जनता पार्टी की, दोनों की सरकार है। आप सीकर में आप नीम का थाना, खंडेला, श्री माधोपुर और दातारामगढ़ देखिए, 4 विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से मारामारी पेयजल की है आज़ादी के 76 साल बाद। मैं समझता हूँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में राज रहा है, देश में राज रहा है, और आज भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों का सरकार, और सबसे पहला काम शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। और वही आपके हिसाब से नहीं किया जा रहा सब?
कहाँ किया जा रहा है? आज भी मतलब 75% इन 4 विधानसभा क्षेत्र की आबादी टैंकर से पानी पीती है। 4-4 दिन से पानी आता है, जबकि पड़ोस में आपके नागौर में बिशलपुर का पानी आ सकता है, श्यामगढ़ में, मींडा में, और इधर राजस्थान कैनाल का आ सकता है। तो फिर यहाँ क्यों नहीं आ सकता? इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में क्यों नहीं आ सकता? बल्कि ये बहुत टाइम से प्रस्तावित तो है कि इंदिरा गांधी का यहाँ पे ना प्रस्तावित पैसा नहीं है ना। जो पैसा नहीं देंगे तो केवल प्रस्ताव से, जबान से कहने से तो पानी नहीं आता। बोले मेला में जाओ, माड़ा टाबर तेन झुंझुनू ले जाओ, बोले रिपियो देशी ने बिको आशी उसी वजह से नहीं आएगा। मतलब सबसे आप देखिए, आप दातारामगढ़ में 76 साल की आज़ादी के बाद भी कांग्रेस ही रही 50 साल लगातार, और कांग्रेस के ही एमएलए रहे। आज भी दातारामगढ़ में लड़के को सरकारी कॉलेज में पढ़ने का कॉलेज नहीं है। अब आप देखिए, प्राइवेट और सरकारी में 7 से 10 गुना फीस है। मतलब किस गरीब का बच्चा, अगर 2 बच्चे हैं वो पढ़ने जाता है, तो कि 10-14 गुनी फीस उसको देनी पड़ेगी 75 साल की आज़ादी के बाद। तो अभी एक विधानसभा क्षेत्र में यहीं 4-4 कॉलेज हैं। लक्ष्मणगढ़ में 4 हैं, फतेहपुर में 4 हैं, नीमका थाना में 4 हैं, और दातारामगढ़ ऐसा है जिसमें लड़के को पढ़ने के लड़कों की कॉलेज नहीं है। एक कॉलेज खुली है, उसमें भी केवल गर्ल्स कर दिया, महज इसलिए कि अगर लड़के पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। लड़की तो पढ़ के दातारामगढ़ से दातारामगढ़ बाहर चली जाएगी, लेकिन लड़का तो यहीं रहेगा और वो सवाल जवाब करेगा, इसलिए पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ने में। लेकिन सर, हमने जैसे हम दातारामगढ़ की साइड में जाते हैं, वीरेंद्र जी का अगर काम देखें, आपके वर्तमान विधायक हैं, और कहते हैं कि बहुत अच्छा काम उन्होंने करा है इस बार, और तो आप तो मतलब एक तरीके से उनके लिए ये बोल रहे हो कि भाई ये तो नहीं हुआ, काम ही नहीं उनके हुआ। घर वालों से पूछो कैसा काम कर रहा है। चलो वो एक अंदर की बातें हैं, ये तो हम ओपनली ऐसा है। किस मतलब शिक्षा का ये हाल है जी, पानी का ये हाल है, चिकित्सा का ये हाल है, तो किस में विकास किया है आप बताओ। लेकिन वीरेंद्र जी की वहां पे मैं इस बात को नेगलेक्ट नहीं कर सकता कि फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, लोग उनको चाहते हैं। नहीं चाहते हैं जब तो एमएलए हैं, और वो तो चाहते हैं उनके पिताजी के। कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक बड़ा रोल वहां पे रहा है, तो इस बार के चुनाव में आप क्या उन्हें अपना कड़ा कंपटीटर मानते हैं, या फिर वहां पे बीजेपी स्ट्रांग होती जा रही है? नहीं, बीजेपी का अब कोई नहीं है। अच्छा। ऐसा है कि बीजेपी थर्ड पे थी। बीजेपी ने सब जो कोशिश बीजेपी और क्योंकि इस बार एक करंट की बात करें अपन, भैरू सिंह जी शेखावत का जब शताब्दी वर्ष था, जो पुण्यतिथि समारोह था, उसमें बीजेपी के बड़े लीडर यहाँ पे पहुंचे थे, नितिन गडकरी जी यहाँ पे आए थे, और जो टुगेदरी थी लोगों की यहाँ पे पहुंच थी, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे। तो क्या बीजेपी वहाँ स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपको क्या लग रहा है?